बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी नाज़रीन पहली जो ख़बर है, मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है, जिसका सरबराह हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को बनाया है, वो मुबैना ऑडियो लीक जुडिशल कमीशन कैसे ख़तरे में पड़ गया है, उस कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, और दूसरी ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। उनकी सुप्रीम कोर्ट में आमद, उनकी सुप्रीम कोर्ट में आने का मामला क्या है, उसकी तफसीलात भी अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और तीसरी ख़बर जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जज साहबान ने क्या सवालात पूछे और उन सवालात का जवाब देते हुए क्या इलेक्शन कमीशन के वकील लाजवाब हो गए, क्या इलेक्शन कमीशन के वकील जज साहबान के सामने बेबस हो गए। अदालत उज़्मा में होने वाली इस अहम समाअत का जो अहवाल है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो मुबैना ऑडियो लीक से मुतल्लिक है। रात के नाज़रीन जुडिशल कमीशन ने एक बड़ा फ़ैसला किया। 4 अहम शख्सियात को नोटिस किया गया। हमने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर उस ख़बर को ब्रेक किया कि मुबैना ऑडियो लीक कमीशन ने, एक तो जो मारूफ़ कानूनदान हैं ख्वाजा तारिक रहीम, सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी, और जो साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के जो बेटे हैं नजम साकिब, और मारूफ़ सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सदीक़ी को 27 मई को समन कर दिया कि वो आएँ और अपना बयान जो है वो जुडिशल कमीशन को रिकॉर्ड करवाएँ। तो वो जो नाज़रीन समन जारी किए गए थे जुडिशल कमीशन की तरफ से, आज उन तलबी के जो नोटिस हैं, जो समन हैं, उन्हें चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये चैलेंज नाज़रीन किसी और ने नहीं, बल्कि ये जो सदर हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के, जो ये कहते हैं कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, उनकी जानिब से इस जुडिशल कमीशन की तश्कील को जो है, और जुडिशल कमीशन की तश्कील का जो नोटिफिकेशन है और जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई है, जुडिशल कमीशन की जानिब से जो तलबी के समन जारी किए गए हैं, तमाम चीज़ों को एक आइनी दरख्वास्त के ज़रिए अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन वफाक को फ़रीक बनाया गया है, जुडिशल कमीशन को फ़रीक बनाया गया है, PTA को फ़रीक बनाया गया है और पैमरा को फ़रीक बनाया गया है। और कहा यह गया है, मांगा यह गया है, रिक्वेस्ट यह की गई है कि एक तो ये जो नोटिफिकेशन इस कमीशन का जारी किया गया है उसको कलअदम करार दिया जाए, गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया जाए। और उसकी सपोर्ट में कहा गया कि दरअसल ये जो नोटिफिकेशन है जुडिशल कमीशन की तश्कील का, वो जो आर्टिकल 4 है उसकी रोशनी में जो बुनियादी हकूक़ हैं, आर्टिकल 9 के अंदर दिए गए हैं, 14 के अंदर दिए गए हैं, 18, 19 और जो 25 के अंदर बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं, उन बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है। दूसरी बात यह की गई है कि चूँकि जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन गैर आइनी है, गैर कानूनी है, तो लिहाजा इस कमीशन की जो कार्रवाई है जो 23 मई को हुई थी, जिसमें तमाम फ़रीक़ैन को तलब करने का कहा गया था और फिर कल तलबी के समन भी जारी कर दिए गए, तो इस जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाई को, तमाम अहकामात को, तमाम ऑर्डर्स को गैर आइनी गैर कानूनी करार देने का हुक्म दिया गया है। और साथ में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं इनको भी गैर आइनी करार दिया जाए, और तमाम इदारों को हुक्म दिया जाए कि इन ऑडियो लीक्स की बुनियाद के ऊपर जो मुतल्लिका लोग हैं जिनकी मुबैना ऑडियोज़ हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई या किसी किस्म के अहकामात जारी करने से भी उन्हें रोक दिया जाए। और जो एक नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर एक मारूफ ट्विटर हैंडल है, अकाउंट है इंडी बेल के नाम से, जिस पर इस किस्म की मुबैना जो ऑडियो लीक्स होती हैं जारी की जाती हैं, उस गुमनाम ट्विटर अकाउंट की निशानदेही करने के लिए, उसका पता चलाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि आप PTA को हुक्म दें कि इस गुमनाम अकाउंट की निशानदेही करें कि इसके पीछे है कौन। और इस किस्म की तमाम जो मुबैना ऑडियो लीक्स मंजर आम पे आ चुकी हैं, तमाम मीडिया को इनको नशर करने से और सोशल मीडिया के हवाले से PTA को हुक्म दिया जाए कि इन ऑडियोज़ को आगे फैलाने से, इनकी आगे जो डिसमेंट करना है, जो फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, इसको भी रोकने का हुक्म दिया जाए। तो ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन दायर कर दी गई है। और इस दरख्वास्त के हवाले से नाज़रीन हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी देखी हैं कि जैसे इस पटिशन का इंतज़ार था, या इस पटिशन के हवाले से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ हलकों को बता दिया गया था। वो क्या सरगर्मियाँ थीं, उसका अगले व्लॉग में आपके साथ हम जिक्र करेंगे। और फिर आप नाज़रीन को ये भी बताएँगे कि ये जो 4 लोगों को कमीशन ने जो समन किया है 27 मई को, जिसमें क़य्यूम सदीक़ी साहब हैं, ख्वाजा तारिक रहीम हैं, आबिद ज़ुबैरी हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे नजम साकिब हैं, इन्हें क्यों समन किया? इमरान खान साहब को समन क्यों नहीं किया गया? परवेज़ इलाही को क्यों नहीं बुलाया गया? इस हवाले से ज़राए क्या बताते हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम अगले व्लॉग में शेयर करेंगे।
और अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट में आने का मामला क्या है। नाज़रीन, जो वफाक की जानिब से वज़ारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और फ़ौज को तलब किया गया सिविल हुकूमतों की सपोर्ट के लिए, मदद के लिए आर्टिकल 245 लगाया गया और फ़ौज को बुला लिया गया। ये जो नाज़रीन फ़ौज को बुलाना है, आर्टिकल 245 की जो इम्पोजिशन है, उसको आज इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और इमरान खान साहब की दरख्वास्त लेके आए थे उनके वकील हामिद खान साहब। अब वकील जब आता है तो ज़ाहिर सी बात है, तो अदालतों में ये कहा जाता है कि क्लाइंट खुद आया है, दरख्वास्त गुजार खुद आया है। तो हामिद खान साहब जो हैं ब्रीफ लेके आए खान साहब का, उनकी आइनी दरख्वास्त लेके आए और आर्टिकल 245 लगाना और उसके ऊपर फ़ौज को बुलाना, इस वफाकी हुकूमत के इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। अब इसमें कहा क्या गया है और एक बड़ा मुनफरद किस्म का आर्गूमेंट लिया गया है, उसकी हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, आप नाज़रीन खुद फैसला कीजिएगा। इसमें नाज़रीन मांगा यह गया है, इस्तदा ये की गई है, इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि एक तो हमारी दरख्वास्त को समाअत के लिए लगाया जाए, और ज़रा बता रहे हैं कि अगले हफ्ते इस दरख्वास्त को, खान साहब की दरख्वास्त को टेकअप कर लिया जाएगा। प्रेयर ये की गई है कि आर्टिकल 245 जो लगाया गया है, जो फ़ौज बुलाई गई है, उसको वापस भेजा जाए। आर्टिकल 245 का जो इन्वोकेशन है, जो इम्पोजिशन है, उसको गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया जाए। और दूसरा ये कहा गया है कि जो सिविलियंस का ट्रायल करने का फ़ैसला हुआ है, कि जिन लोगों ने एहतजाज किया है, जो प्रोटेस्टर थे, उनका जो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में जो कोर्ट मार्शल करने का कहा गया है, जो आर्टिकल आर्मी एक्ट लगाने का कहा गया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाने का कहा गया है, ये तमाम चीज़ें भी गैर आइनी, गैर कानूनी करार दी जाएँ। और साथ में ये कहा गया है कि पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं जिन्हें पकड़ा गया है, उन्हें रिहा किया जाए, उनकी डिटेंशन को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया जाए। और साथ में नाज़रीन जो 9 और 10 मई के वाक़यात हुए, जो मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जो मिलिट्री की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, उनसे मुतल्लिक़ कहा गया है कि इस मामले की तहकीकात करने के लिए जलाओ घराव के पुरतशद्दुद जो वाक़यात हुए, जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। यानी खान साहब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की तहकीकात करवाना चाहते हैं। तो ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने दायर कर दिया, लेकिन इसमें जवाज़ क्या इमरान खान साहब ने दिया है कि दरअसल ये सब कुछ जो हुआ, ये फ़ौज से लड़वाने की जो साजिश है, जो फ़ौज को और पीटीआई को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया है, ये नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की साजिश है। ये इनका एजेंडा था। खान साहब इस पटिशन में कहते हैं, खान साहब आप इमरान खान साहब समझ लें, हामिद खान साहब समझ लें। आप नाज़रीन को याद हो जाए, खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे तो चीफ जस्टिस ने कहा था खान साहब रोस्टम पे आ जाएं, तो हामिद खान साहब भी रोस्टम पे आ गए थे, इमरान खान साहब भी रोस्टम पे आ गए थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमारे खान साहब तो हामिद खान साहब हैं, लेकिन फिर बात करने का मौका हामिद खान को नहीं, वो इमरान खान साहब को दिया गया था। और फिर उन्हें गुड टू सी यू भी कहा गया था। और आजकल हर जगह पे हम देखते हैं कि तंज़िया या किसी और तरीके से अदालतों के अंदर, अदालतों के कॉरिडोर्स में, बार रूम्स में और साफ़ियों के कमरे में अब लोग जो हैं एक दूसरे को अस्सलामुअलैकुम नहीं बल्कि गुड टू सी यू कहते हैं। गुड मॉर्निंग के बाद गुड टू सी यू कहते हैं। तो बहरहाल ये दरख्वास्त जो खान साहब ने दायर की, इसमें कहा गया कि ये सारा प्लान जो है मरीम नवाज़ का था, नवाज शरीफ का था, और इन्होंने ये कैंपेन चलाई, प्रोपोगंडा चलाया, जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगवाएं, इसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। अब ये जो GHQ के ऊपर बलवा बोला गया, जो वहाँ पे एजॉल्ट किया गया, जो कोर कमांडर के घर के ऊपर जाके अटैक किया गया, वैसे तो उस पिटिशन में खान साहब ने कहा कि मुल्क में नाम नहाद जो है वो अनकॉल्ड, यानी एक गैर एलानिया तौर पे मार्शल लगा हुआ है। तो खान साहब के अपने दौर में भी निकाब पोश मार्शल लगा हुआ था। खान साहब उसकी बात कभी नहीं करते, बल्कि खान साहब तो कहते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त एतराज़ उठाते हैं कि खान साहब को आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म क्यों कहते हैं, जब वो खुद इस बात का इज़हार करते हैं कि वो बेबस थे, उनके पास अख्तियार नहीं था, तो ऐसे बंदे को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कहना भी मुनासिब नहीं है, इसका कोई जवाज़ नहीं। अब खान साहब कहते हैं कि ये मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का प्लान था। और भाई आपके कारकुनान ने, आपके लोगों ने जाके GHQ पे हमला किया, मियाँ वाली की बेस पे हमला किया, कोर कमांडर के घर पे हमला किया, पेशावर के ऊपर हसास तनसीबात को निशाना बनाया। ये सब आपको नवाज शरीफ ने कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था, मरीम नवाज़ ने कहा था। आपके अपने लोगों की ऑडियो सामने आ रही हैं, आपके अपने लोगों की वीडियो सामने आ रही हैं। क्या ये अदालतों को नहीं पता? क्या ये तमाम लोगों को नहीं पता? पाकिस्तान के अवाम को नहीं पता? और आपके अपने लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमसे हुआ है, हमसे गलती हुई है, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन बहरहाल दरख्वास्त खान साहब ने दायर कर दी है, चीफ साहब की खिदमत में गुजार दी है। अब देखते हैं कि ये कब टेकअप होती है, लेकिन ज़रा बता रहे हैं कि बहुत जल्द, अगले हफ्ते, क्योंकि आज जुमेरात है, कल जुमा है, अगले हफ्ते ये दरख्वास्त टेकअप कर ली जाएगी। देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी केस की दरख्वास्त की समाअत हुई है। नाज़रीन, आज सजील सवाती साहब ने जो दलाइल दिए, जब दलाइल का आगाज़ किया, सबसे पहले तो जज साहब ने कहा कि आप तीसरा दिन है दलाइल देते हुए, आपने ज़्यादा वक्त जो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे के ज़ाया कर दिया। मुख्तसर आप ये बताएं, जामा दलाइल दें, मुख्तसर दलाइल दें,
ये बताएं कि आपका असल नुक्ता क्या है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करके फायर करें ताकि पता चले कि आप अदालत को बताना क्या चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपने जो रिव्यू का दायरा अख्तियार है वो अपने आर्गूमेंट में इतना बढ़ा दिया है कि उसे मरकज़ी जो मुकदमा है उससे भी आपने बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। सजील सवाती साहब ने कहा कि कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों का होना ज़रूरी है। निगरान हुकूमत की जो तैनाती में आइन का भी जिक्र मौजूद है। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा है, चीफ जस्टिस मंदयाल साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मजबूत नहीं है, शफाफ नहीं है, जिसकी वजह से सारा मसला क्रिएट हुआ। इलेक्शन कमीशन चाहता तो ये मसला हल हो सकता था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बात करें वो भी आगे डिटेल में जब अदालती कार्रवाई का अहवाल शेयर करेंगे वो तमाम चीज़ें उसमें कवर्ड हो जाएंगी। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि अगर कोई सूबाई असम्बली 6 माह यानी इलेक्शन के 6 माह के बाद तहलील हो जाए तो क्या 4.5 साल तक वहाँ पर इलेक्शन नहीं होगा। सजील सवाती साहब ने कहा कि वहाँ पर 4.5 साल तक निगरान हुकूमत कायम रहेगी और आर्टिकल 254 जो है वो उसको सपोर्ट करेगा। और उन्होंने कहा कि एक आर्टिकल पर अमल करने के लिए बाकी के जो आर्टिकल्स हैं आइन के उनकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। फिर चीफ साहब ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत तो 6 माह तक चले, असम्बली तहलील कर दे, लेकिन निगरान हुकूमत 4.5 साल तक काम करती रहे। 90 दिन का वक्त तो आइनी जो निगरान हुकूमतें हैं उनका आइन में दिया गया है। जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि निगरान हुकूमत 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए आती है। निगरान में तोसी आइन के मुनाफी है। अब ये जो जज साहबान के निगरान हुकूमतों के खिलाफ रिमार्क्स हैं, इससे भी आप आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ा फ़ैसला एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं तो स्मेल कर रहा हूँ कि ये जो जज साहबान के रिमार्क्स हैं इसके बाद हो सकता है कि या तो निगरान हुकूमतों को गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा या फिर जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं उन असम्बलियों को बहाल कर दी जाएगा। मुझे ये मामला इस जानिब जाता नज़र आ रहा है। सजील सवाती साहब ने कहा कि मैं अदालत की ऑब्जर्वेशन से मुतमिन हूँ। आइन की मंशा तो है कि मुंतखब हुकूमत हो, मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क को मुंतखब हुकूमत नहीं चलाना होता है। सजील सवाती इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 1973 का जब आइन बना तो उसमें निगरान हुकूमतों का तस्वर नहीं था। इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार और साफ शफाफ इंतखाबात बनाने के लिए निगरान हुकूमतों का तस्वर लाया गया। जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जैसे मुनीब अख्तर साहब ने मुखातब करके इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि नज़र-ए-सानी पर आप दलाइल दे रहे हैं, साथ में आपने KP असम्बली की तहलील का भी जिक्र कर दिया है। तो सजील सवाती साहब ने कहा कि अगर पंजाब और KP की असम्बलियाँ मिलाई जाएँ तो दोनों में जो कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा वो मुल्क का 70% होगा। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि फ़ीसद जितने भी बनते हैं पंजाब और KP का जो कौमी असम्बली के नशिस्तें जितनी भी बनती हैं, हर असम्बली की अपनी अपनी बराबर की अहमियत है। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप तो हमसे फ़ंड्स मांग रहे थे, सिक्योरिटी मांग रहे थे, अब आप आइन की बात से भाग रहे हैं। आपने कहा कि हमें 8 अक्टूबर जो है वो जो तारीख़ दी है वो हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक है। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि 8 अक्टूबर की आप तारीख़ दे रहे हैं, कल को इलेक्शन कमीशन कहेगा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। क्या इलेक्शन कमीशन 2 साल तक यही कहता रहेगा? इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाए, ये कोई सवाब दीदी इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कई मरतबा जमहूरियत की कुर्बानी दी, उसके नताइज भी भुगते इस मुल्क ने। अवाम को इजहार राय का मौका मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कब कहेगा कि अब हर सूरत में इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन अदालत में सियासी बात कर रहा है। सिक्योरिटी खदशात तो बलोचिस्तान में भी थे, लेकिन वहाँ पर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए, 60% लोगों ने अपना हक़ राहदही इस्तेमाल किया। चीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को भी हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया। लीडर ऑफ हाउस का अख्तियार है कि वो कौमी असम्बली को या कोई भी असम्बली उसको तहलील कर दे, लेकिन ये अख्तियार लीडर ऑफ हाउस कैसे इस्तेमाल करेगा ये भी वाज़ेह होना चाहिए। किसी के कहने पर या अपनी उसकी सवाबदीद है। चीफ साहब ने कहा कि अगर निज़ाम मजबूत हो तो शायद आगे अलग अलग इंतखाबात भी मुमकिन हो सकते हैं। फ़िलहाल तो अंधेरे में सफ़र कर रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सियासी दर्जा हरारत को देख कर तो हमने 8 अक्टूबर की तारीख दी थी, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपको जो सूट करता है आप वो मौक़िफ़ अपना लेते हैं। अब आप 9 मई का जिक्र कर रहे हैं। जैसे मुनीब अख्तर साहब ने फिर इलेक्शन कमीशन के वकील को 9 मई के वाक़े का जिक्र करने से रोक दिया। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अब कभी आप तारीख़ की बात करते हैं, कभी आप हक़ाइक़ की बात करते हैं, आप हर मोड़ पे नया मौक़िफ़ ले लेते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मौजूदा हालात में तो इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आइनी असूलों से मौजूदा हालात पर आप आगे हैं, यानी आप आइन की बात करते करते कि रिव्यू का दायरा इतना होना चाहिए, अब आप हालात की बात कर रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अलग अलग अगर इंतखाबात हुए तो फिर आज अगर पंजाब और KP का इलेक्शन हो गया तो फिर जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो सूबाई हुकूमतें उस कौमी असम्बली के इलेक्शन पर असरअंदाज होंगी।
तो फिर इसके बाद नाजरीन मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अगर कौमी असम्बली फ़र्ज़ करें तहलील हो जाए तो फिर क्या होगा। समाती साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि इसका हल आर्टिकल 224 में मुहैया कर दिया गया है। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आर्टिकल 224 हर असम्बली के हवाले से है, कौमी असम्बली के हवाले से भी है और सूबाई असम्बलियों के हवाले से भी है। चीफ जस्टिस साहब ने फिर एक लंबे चौड़े रिमार्क्स दिए जिसमें उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के इंतखाबात में पंजाब असम्बली की मदाखलत रोकी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन शफाफ और मजबूत हो तो ये मदाखलत रुक सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद इस मसले का हल निकालना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हल नहीं निकाला। अब हमें असूल वाज़े करना होगा, जिसका मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था। ये मसला इंतज़ामी तौर पर हल किया जा सकता है कि अगर पंजाब असम्बली का किसी भी असम्बली का इलेक्शन पहले हो जाए, फिर अगर कौमी असम्बली का इलेक्शन हो तो पंजाब किसी भी सूबाई असम्बली को उस कौमी असम्बली के इलेक्शन पर असरअंदाज होने से कैसे रोकना है। चीफ साहब ने कहा कि वजारत ख़जाना के बहाने इलेक्शन कमीशन को कबूल नहीं करने चाहिए थे। कल अरकान असम्बली को 20 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी गई। अच्छी बात है, ये फ़ंड्स मिलने चाहिए अरकान असम्बली को। इलेक्शन कमीशन की इस्तेदाद कार में इजाफे की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए 4,50,000 एहलकार मांग लिए। ये डिमांड करते हुए इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था। फ़ौज की जो सिक्योरिटी है वो तो अलामती होती है, फ़ौज के एहलकार रुकने का कहें तो लोग रुक जाते हैं। जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पोलिंग रोकी जा सकती थी। इलेक्शन कमीशन होमवर्क करके आए, बताए कि मुश्किल क्या है। जब होमवर्क करेगा इलेक्शन कमीशन तो पता चलेगा कि असल मुश्किल क्या है। इलेक्शन कमीशन को अख्तियार इस्तेमाल करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना अख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। और फिर चीफ साहब ने आखिर में जो रिमार्क्स दिए जो कि मुझसे मिस हुए, जो मैंने अपने दोस्त से लिए हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ नाज़रीन। चीफ साहब ने कहा कि फ़ौज ने इलेक्शन कमीशन को क्विक रिस्पांस फोर्स देने की पेशकश की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि बाजार 8 अक्टूबर की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली की वजह से दी गई। हुकूमत जो कहती है इलेक्शन कमीशन खामोशी से मान लेता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सरकारी इदारों की रिपोर्ट पर शक करने की वजह नहीं है। दहशतगर्दी के खतरात को मद्देनजर रखकर 8 अक्टूबर की तारीख दी। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई को गैर मामूली वाक़यात हुए। 9 मई के वाक़यात का कुछ करना चाहिए। 9 मई का वाक़या इंतखाबात के लिए कैसे मसाइल पैदा कर रहा है। 9 मई के वाक़यात के चक्कर में आप आइन की मंशा को बुला रहे हैं। तो मुकदमे की जो समाअत है नाज़रीन उसे 29 मई तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।